हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आपको हमारी लास्ट क्लास जो थी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो अच्छे से समझ में आया होगा। आपने रिवीजन कर लिया होगा लास्ट लेक्चर का। तो आज हम बनाना सीखेंगे हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कैसी दिखती है, कैसी होती है, उसके कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हम सब कुछ डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। आज मैं सिर्फ आपको यही डायग्राम बनाना बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आखिर बनता कैसे है ना। तो आज की क्लास में हम एक डिटेल्ड प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का हम लोग एक बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम हम बनाएंगे, जिसमें हम सब कुछ सीखेंगे कि क्या क्या उनके कोशिकांग के उनके नाम हैं। और मैं उनकी कार्यप्रणाली आपको आज सिर्फ बोल के बताऊंगी, और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में एक एक सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो किन किन चीज़ों से बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं। हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे बनती है, उसका लेबल डायग्राम कैसा होता है, ये आज की क्लास में हम देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की जो हमारी जो सेल है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका है, उसकी 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 परतें होती है उसकी। तो पहली परत हमने बना ली और इसी के साथ दूसरी परत भी हम बना लेंगे। ये रही इसकी दूसरी लेयर और ये इसकी थर्ड लेयर है ना। ये हो गई हमारी 3 लेयर प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो अब हम सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? तो हमारी जो सबसे बाहर वाली जो हमारी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो हमारी लेयर हो गई, नंबर 1 लगा रही हूँ मैं इसको। इसको हमने बोला क्या? ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स। हिंदी में भी हम लिख लेते हैं, तो ग्लाइको कैलिक्स। तो ये हो गई हमारी सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स। ये कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से ये बनी होती है। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं कहूँ तो शर्करा आवरण से जो है ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स बनी हुई होती है। ठीक है, ये मोटी भी हो सकती है, ये पतली भी हो सकती है ना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किससे बनी है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका एक लेबल्ड डायग्राम बनता कैसे है ना। अब इसकी जो दूसरी लेयर जो है वो है हमारी सेल वॉल। वो है हमारी सेल वॉल है ना। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ये है कोशिका भित्ति। तो ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति। तो ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हुई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये रही हमारी प्लाज्मा झिल्ली। अब बनाएंगे हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर जैसा ये बना हुआ होता है,
है ना। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म और छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर जैसा ये होता है। ये 70 से 90% पानी का बना होता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो साइटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा होती है पानी की। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है इसमें, वाटर का। तो हमने हिंदी में साइटोप्लाज्म किसको बोला, तो साइटोप्लाज्म हो गया हमारा क्या, कोशिका द्रव्य। क्या हो गया साइटोप्लाज्म हमारा, कोशिका द्रव्य, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो अगला कोशिकांग हम बनाएंगे हमारा राइबोसोम। तो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है हमारा, ये हो गया हमारा राइबोसोम। जो हमारा राइबोसोम है, हमने उसे क्या कहा था, हमने उसे कहा था प्रोटीन फैक्ट्री। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। ये हमारी प्रोटीन की फैक्ट्री है। प्रोटीन की फैक्ट्री हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का और रिलीज़ करने का काम करता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ये। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम। तो अगर आपसे सवाल पूछ ले कि विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे राइबोसोम। ये हो गया हमारा राइबोसोम। ये हो गया हमारा राइबोसोम। अगला कोशिकांग हम पढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला कोशिकांग होगा, वो होगा हमारा आनुवंशिक पदार्थ, है ना। आनुवंशिक पदार्थ होगा ये हमारा, एकदम बीचों बीच ये होता है और ये एक बादलीय स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। हमारा ये बादलीय स्ट्रक्चर एक हमारा होता है, एक बादल जैसी कवरिंग होती है, उसके अंदर जो है ये मौजूद होता है। ये लीनियर होता है, रेखीय होता है ये, है ना। तो ये जो है ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला हमारा आनुवंशिक पदार्थ। और ये जिसके अंदर होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये इसके बाहर एक बादल जैसा स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, ठीक है। और इस बादल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोइड। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड। हिंदी में भी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है, नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है, वो हम बनाएंगे हमारा एक्स्ट्रोक्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यानी हम क्या बनाएंगे, अगला अगला हम बनाने जा रहे हैं हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला है हमारा प्लाज्मिड। क्या है ये है प्लाज्मिड। इसी को हमने बोला है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड।
तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। अगला कोशिकांग हम हमारा बनाएंगे वो है हमारी रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या काम करती है? रिक्तिकाएं जो होती हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं और बॉयंसी प्रोवाइड करती है ना। तो इसकी कार्यप्रणाली हालांकि हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। तो हम बनाने जा रहे हैं हमारे वैक्यूल्स, हमारी रिक्तिकाएं। तो ये हो गए हमारे वैक्यूल्स, हिंदी में मैं कहूँ तो ये हो गया रिक्तिकाएं। तो ये हो गई हमारी रिक्तिकाएं, ये हो गई हमारी वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हमारी अंदर की तरफ है ना फोल्ड हो जाती है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है ये देखो, ये ऐसे ना अंदर की तरफ ना ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। ये देखो ये ऐसे फोल्ड हो गई अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला मीजोजोम। तो ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी मीजोजोम्स। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मेसोजोम। अब अगला जो हमारा कोशिकांग है जो हम बनाने जा रहे हैं वो कोशिकांग है जो खाने को बचा कर रखता है, या मैं कहूँ खाने को स्टोर करके रखता है ना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो जो अगला कोशिकांग हम बनाने चले हैं वो हमारा कोशिकांग है हमारी इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करती है? इंक्लूजन बॉडीज़ को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो शामिल किए जाने के शब्द है ना। तो ये क्या करती है? ये सेल के लिए खाना बचा कर रखती है, खाना स्टोर करके रखती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। जैसे आपातकालीन स्थिति में हम हमारे घर पे पहले से ही राशन इकट्ठा करके रखते हैं कि अगर मान लो कोई भी बाई चांस इमरजेंसी आ जाए तो वो जो राशन जो है वो हमारे काम आ जाए। तो वैसे के वैसे ही जो ये हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हमारी कोशिका है, वो भी खाना संग्रहित करके रखती है। तो आप ये हरगिज़ मत समझ लेना कि ऐसे सिर्फ आप अकेले हो इस दुनिया में जो खाना बचा कर रखते हो पहले से ही, या फिर खाने को स्टोर करके रखते हो पहले से, या राशन को स्टोर करके रखते हो पहले से ही। नहीं, ये बहुत पुरानी चीज़ है। हमारी जो सेल्स होती हैं वो ये काम बहुत पहले से करती हुई आई हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंक्लूजन बॉडीज़, है ना। ये हो गई हमारी इंक्लूजन बॉडीज़, शामिल किए जाने के शब्द। शामिल शामिल किए जाने के शब्द। अब जो हमारा अगला कोशिकांग है वो जो हमारी बैक्टीरिया की जो सेल है उसे रंग बिरंगा बनाने में मदद करता है। तो हमारा जो कभी बैक्टीरिया है वो हमें पर्पल दिखता है, और हमारा जो कभी बैक्टीरिया है वो हमें क्या दिखता है? ग्रीन दिखता है ना। तो वो क्या है? वो एक तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या? क्रोमेटोफोर्स। जिसकी वजह से जो हमें हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमें कैसे दिखता है? रंग बिरंगे कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे क्रोमेटोफोर्स। ये हो गए हमारे यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स। हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो ये हो गए हमारे क्रोमेटोफोरस। क्रोमेटो
ये हो गए हमारे क्रोमेटोफोरस। ठीक है, अब अगला जो हमारा कोशिकांग है वो हम बनाने चले हैं हमारी पिलाए, है ना। हिंदी में अगर हम कहें तो ये होती है हमारी पिली। ठीक है, क्या काम आती है ये सबसे पहले तो ये जो हमारी पिली होती है, जो हमारी पिलाए होती है, ये हमारी पिलिन प्रोटीन से बनी होती है और ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारी पिली प्रोटीन से बनी है और रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला कोशिकांग जो हम हमारा बनाएंगे वो हम बनाएंगे ऐसा कोशिकांग जो इस सेल को बाकी सारी चीज़ों से ना चिपकने के लिए मदद करता है। ठीक है, अगर इसको किसी की भी बॉडी से अगर चिपकना है तो ये किसके सहारे चिपकेगा? ये चिपकेगा हमारे फिम्ब्रे के सहारे से। ठीक है, तो अगला जो कोशिकांग है वो है हमारा फिम्ब्रे। तो ये हो गया, ये ऐसा कुछ फिम्ब्रे। ये क्या करता है? ये चिपकने, एडेसिव मतलब चिपकने के काम आता है ये। तो ये हमारा हो गया फिम्ब्रे। हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो गया हमारा फिम्ब्रिया। तो ये हो गई हमारी फिम्ब्रिया। अगला कोशिकांग हम इसका बनाएंगे और वो है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, तो वो है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है? फ्लैजिला ना इस बैक्टीरिया को इधर से उधर जाने में मदद करता है। जैसे इधर से उधर जाने के लिए हमको हमारे टांगे मदद करती है ना, हमारे लेग्स की वजह से हम इधर से उधर जा पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इधर से उधर किसके सहारे जाएगी वो? तो इधर से उधर ये जाएगी हमारी इसके फ्लैजिला के थ्रू। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फ्लैजिला। कहना चाहूँ तो मतलब लोकोमोशन में मदद करता है ये, है ना। तो ये लास्ट जो हमारा ऑर्गेनल हो गया नंबर 15, ये हो गया हमारा फ्लैजिला। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन और मूवमेंट, जिसको हमने हिंदी में बोला ये है हमारी, ये देखो ये है हमारी कशाभिका। ये है हमारी कशाभिका। ठीक है, तो आज हमने ये बनाना सीखा कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसे बनाई जाती है बाय डायग्राम। मतलब डायग्राम में हम प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बना सकते हैं, है ना। और अगर आप इसको 2 से 3 बार लिख लिख के बना के ट्राई करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी। और कोशिश करें कि जैसे जैसे आप लेबलिंग करें, जैसे हमने ग्लाइकोकैलिक्स की लेबलिंग की तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो शर्करा आवरण। तो अगर आप इस तरीके से इसके एक दो इसकी विशेषताएं या फिर इसकी कार्यप्रणाली अगर बोल बोल के अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो आपको डायग्राम के साथ में इसकी पूरी की पूरी कार्यप्रणाली भी याद हो जाएगी। तो आज की हमने हमारी क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाना सीखा हो। तो आई होप आपको हमारी क्लास आज की ये समझ में आई हो कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, लेबल डायग्राम। तो अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।